आइए बच्चों, क्लास 11th में आपका स्वागत है। अब क्लास 11th में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपके लिए एकदम नए हैं, जिनमें से सेट भी एक है। अब तक क्लास 10th तक सीबीएसई के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, क्लास 10th तक सेट के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए एक नया चैप्टर है। आईसीएसई के बच्चे इनके बारे में कुछ जानते हैं, पहले क्लासों में पढ़े हैं। तो आइए इस सेट से आपका परिचय कराएं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनसे आपको फैमिलियर करें और फिर सेट के टाइप्स से होते हुए हम एक्सरसाइज तक चलेंगे। सेट का डिफिनेशन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। इस डिफिनेशन का प्रत्येक वर्ड इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब है सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड का मतलब है जब उस सेट के बारे में बताया जाए आपको, तो फिर आप कंफ्यूज न रहे, कोई कंफ्यूजन, कोई विरोधाभास न रहे, स्पष्ट बात हो। जैसे कहा जाए आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के आपके क्लास के बच्चों का कलेक्शन, एक ग्रुप ऐसा जिसमें केवल आपके क्लास के बच्चे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जितने बच्चे हैं उनको खड़ा कर दें, एक ग्रुप बन जाएगा, एक सेट है। तो जैसे हम कहें 1 से 10 तक जो काउंटिंग नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, उनका एक ग्रुप, एक कलेक्शन, तो इसमें कहां कंफ्यूजन है? स्पष्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लिख देंगे, एक ग्रुप बन गया और ये सेट कहलाएगा। अब सेट कहां नहीं कहलाएगा? ऐसा कौन सा ग्रुप है जो नहीं कहलाएगा? अब जैसे हम कह दें आपके क्लास के 5 इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप, जो टैलेंटेड है, 5 ऐसे स्टूडेंट्स, तो हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो। आप कहें ये BCD E ये 5 है, कोई दूसरा आदमी कर सकता नहीं भाई, इससे तेज ये है। रिच पर्संस का, अब रिच शब्द ऐसा है जो भेग है, ये स्पष्ट नहीं है। हो सकता है आपकी नजर में 5 लोग जो अमीर हैं, जो धनी हैं, दूसरे की नजर में वो अमीर ना हो। तो ये अब ब्यूटीफुल गर्ल्स, हैंडसम बॉयज, ये सब ऐसे हैं वर्ड जो वेग हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं है। आपकी नजर में जो अच्छा हो सकता है दूसरे के लिए बुरा हो। तो इस तरह ऐसे शब्द जो वेल डिफाइंड नहीं है, वैसे लोगों का जो कलेक्शन है वो सेट नहीं कहलाता। एक एग्जांपल, एक्स सच दैट, कैसे पढ़ते हैं वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अभी जैसा हम बोलते हैं वैसा समझें। एक्स सच दैट, ये जो 2 पॉइंट्स है उसको सच दैट पढ़ते हैं, ऐसा है, इसका मतलब है एक्स ऐसा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो एक सेट है, एक्स उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सेट में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और वे कैसे हैं? ग्रेटर देन 1, लेस देन 5 और इक्वल टू 5। लेस देन और इक्वल टू 5। 1 से तो बड़े हैं लेकिन 5 तक हैं, 5 के इक्वल है। तो इसमें कहां कंफ्यूजन है? आप सीधा सीधा कह देंगे 2 3 4 5, एक सेट बन गया। यही आपका भी जवाब होगा और मेरा भी यही होगा, आपके प्रत्येक क्लास के बच्चे का जवाब होगा। उसी तरह द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो हम सेट पढ़ रहे हैं। आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उनका एक कलेक्शन, तो सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आप एक ग्रुप बना देंगे। ये क्लियर है? आप भी वही बनाएंगे, हम भी वही बनाएंगे, तो ये सेट कहलाएगा। अब इस सेट को, जैसे हमने जो लिखा है 2 3 4 5, ये 2 3 4 और 5 पूरे सेट के मेंबर होते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं या पॉइंट्स कहलाते हैं। उस सेट के मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए सेट।
member elements or points of a set. आप मेंबर बोले, एलिमेंट्स बोले या पॉइंट्स बोले, तो क्या है? द ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग्स टू ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स और पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 एंड 5 ये क्या है? मेंबर है गिवन सेट के. अब इस जो सेट बनता है उसको हम देखिए दो तरह से रिप्रेजेंट किए, एक इस तरह से कॉमा लगा के, एक इस तरह से. तो ये दोनों जो मेथड है किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का, उसके दो जो नाम हैं वो समझिए. किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की ये दो मेथड हैं. पहला मेथड टेबुलर फॉर्म और उसी को रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं. तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट को बार्स ब्रैकेट लगा के, ये कर्ली ब्रैकेट ब्रास लगा के, और उसके भीतर प्रत्येक एलिमेंट को लिखते हैं और सबके बीच में कॉमा लगा देते हैं, जैसे हमने लगाया. 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 4 के बाद कॉमा. प्रत्येक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट, ये ब्रासेस, इसको ब्रासेस बोलते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट है. तो कर्ली ब्रैकेट लगा के और प्रत्येक एलिमेंट को लिखना रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहलाता है. दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में, हाँ यहां देख लें अब एक एग्जांपल रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म का. हमने लिखा सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12. तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और 12 के प्रत्येक फैक्टर को कॉमा लगा के लिख देंगे. 1 सबका फैक्टर होता है, 2 12 का फैक्टर है, 3 भी है, 4 है, 6 है और 12 है. तो ये हुआ इस सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना. दूसरा जो, अब यहां देखिए फिर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड सेट्स. इसको बड़े ध्यान से समझिए. एक वर्ड है सेट्स, इसमें जो लेटर यूज हुए हैं उनका एक कलेक्शन, एक सेट बनाना है. तो आप फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, देखेंगे लेटर्स कौन कौन से हैं, एस, ई, टी और एस. तो यहां एक शब्द हमने लिखा है डिफरेंट. रिपीट नहीं होना चाहिए. जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं किसी सेट को, तो उसके जो मेंबर हैं भले ही कितने भी बार हो, लिखे केवल एक बार जाएंगे. तो इसको यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एस लिखेंगे, ई लिख दिए और टी लिख दिया. अब दोबारा जो एस है वो रिपीट नहीं होगा, कितना भी बार आएगा एस, एक बार लिख दिया तो उसका काम खत्म. इस तरह किसी सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना आपने देखा. अब जो दूसरा मेथड है रिप्रेजेंट करने का सेट को, वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्वालिटी फाइंड आउट करते हैं कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी क्वालिटी है जो सेट दिखाई पड़ रहा है. जैसे एक एग्जांपल से आप इसको समझें. एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट्स क्या है, 3, 6, 9, 12. तो आप गौर करिए, ये जो सेट है देखने से लगता है कि यह 3 के मल्टीपल्स हैं. और कहां तक है? 12 तक है. 3 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा. तो मतलब 3 के मल्टीपल शुरू से शुरू होकर 1 से शुरू होकर 4 तक के हैं. तो हम इसके बदले इसको यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे. इसकी प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर चुके हैं. ये क्या है? 3 का मल्टीपल है. तो लिखेंगे x सच दैट x, और
ये भी आप देखें कि ये नंबर कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is a multiple of 3 कौन लगाया? तो हमने दो प्रॉपर्टी फाइंड आउट अभी तक किया, जो लिखा ये सब नेचुरल नंबर हैं और कैसे हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं और कहां तक हैं, तो ये 3 से लेकर 12 तक है। तो आप यहां कॉमा लगा के लिख सकते हैं कि 3 से ग्रेटर है x और लेस देन 15 है। x क्या है? x इस मेंबर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंबर्स को। तो जो इस सेट A का मेंबर है वो 3 से बड़ा है या इक्वल है, मतलब 3 से शुरू हुआ है और 15 से पहले है। तो अब हम समझ जाएंगे देख के कि जो x 3 का मल्टीपल है वो कैसा है। तो 3 से शुरू है और 15 के पहले तक, उससे छोटा है मतलब 12 तक है। उसी तरह इसको ध्यान से देखें तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये इंटीजर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं set B equal to x such that x belongs to integer and जो ये x है, देखिए ध्यान से, कहां से शुरू है, -2 से शुरू है, 4 तक है। अब इस बात को आप यहां दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहां हमने लिखा है। आप लिख सकते हैं -3 से ग्रेटर है x और इक्वल है 4 तक। तो या तो आप ऐसा लिख दें कि x इज ग्रेटर देन -3, तो -3 से बड़ा है, इंटीजर है, तो -2 आया, -1 0 और लेस देन 5, इसको लिखना समझिए। या इस तरह यदि आप लिखे तब भी -2 से शुरू होगा और 4 तक। और कोई बच्चा इस तरह भी लिख सकता है, -2 के इक्वल है या उससे बड़ा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, लेस देन और इक्वल टू 4। दोनों बातें सही हैं, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो आपने सेट का डेफिनेशन देखा, मेंबर एलिमेंट्स या पॉइंट्स किसको कहते हैं समझा, और किसी भी सेट को जो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उन दोनों मेथड के बारे में समझे। अब हम सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझें। नंबर 1, एम्प्टी सेट। हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। एम्प्टी सेट का डिफिनेशन है ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल is called the empty set or the null set or the void set। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, जिसके मेंबर को हम बता ही ना सके, जिसका कोई मेंबर ही ना हो, वैसा सेट जिसके एक भी एलिमेंट होते ही नहीं है, नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल उसको फाई या कर्ली ब्रैकेट, ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, केवल फाई लिखते हैं या कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दें, बीच में कुछ ना लिखा जाए, वो एम्प्टी सेट का सिंबल है। एग्जाम्पल में आप देखें, दो सेट लिखा है और दोनों सेट के मेंबर क्या होंगे ये आपको बताने हैं। सेट ए में x such that x belongs to natural number and x
जो x है वो 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है। x is greater than 4 but less than 5। अब 4 और 5 के बिटवीन आपको एक नेचुरल नंबर बताने हैं, संभव है? होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर में 5 के जस्ट आगे 6 और 5 के जस्ट पहले 4 है, तो 4 और 5 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। तो इसलिए हम यहां 5 लिख सकते हैं। अब 5 लिखें या इस तरह का सिंबल कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दें, वो इस सेट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखें, x such that x is a point common to two parallel lines। आपको पैरेलल लाइंस के डिफिनीशन से ही पता है कि कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं। बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। कॉमन पॉइंट हो जाए तो वो पैरेलल रहे ही नहीं, इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो जब कोई पॉइंट ही नहीं है तो हम क्या बताएंगे? इसलिए B जो सेट है वो कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। अगला सिंगलेटन सेट, हिंदी में एकल समुच्चय। नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि वैसा सेट जिसका ओनली वन मेंबर हो, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। A set containing exactly one element is called a singleton set। For example, ध्यान से देखें, x such that x belongs to natural number। जो मेंबर होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर में होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह का होगा, इसी में से कोई होगा। और कैसा है कि उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो अब आप बताइए, नेचुरल नंबर में 1 से लेके आगे तक कोई ऐसा नंबर सोचें जिसका स्क्वायर करें तो 9 हो, तो एक 3 दिखाई पड़ता है। तो इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं। तो ये सिंगलेटन सेट हुआ कि केवल एक ही मेंबर है 3 नेचुरल नंबर में, तो एक मेंबर हो ऐसा सेट सिंगलेटन सेट कहलाता है, जिसको एकल समुच्चय भी कहते हैं। नेक्स्ट फाइनाइट सेट, हिंदी में परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट सीमित हो, जिसको हम काउंट कर सके। सेट देखें डेफिनेशन, ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जब हम काउंटिंग करना शुरू करें तो कभी ना कभी वो खत्म हो जाए। जैसे set of odd natural numbers less than 20। set of odd natural numbers less than 20। अब हम काउंट शुरू करें odd natural number जो 20 से छोटे हैं, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कौन कौन से हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब आगे क्या बोलेंगे? 20 से छोटा ही बोलना है, कम बोलना है, तो हमारी काउंटिंग खत्म होगी कि नहीं होगी? एक बिंदु पर जाकर हम खत्म हो जाते हैं, हमारी काउंटिंग खत्म हो जाती है। तो ऐसे सेट जिसकी काउंटिंग कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाए वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। एक एग्जांपल और देखें, थोड़ा सा इससे आप घबराएंगे, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो आप समझेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल पर्संस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं उनका एक सेट। तो ये संभव है, पॉसिबल है। हम अपने गांव का काउंट कर ले, आप अपने गांव, दूसरे, पूरे विश्व के जनसंख्या काउंट होती है हर 10 साल पर। तो हम इसको काउंट तो कर ही सकते हैं। तो यदि हम काउंट कर सकते हो तो वह फाइनाइट सेट है। पर्सन की जगह पर हम ऑल ट्रीज लिख सकते थे। सभी पेड़ पौधों को काउंटेबल तो ही है, भले परेशानी हो, ये मतलब अलग की बात है, भले दिक्कत हो, समय लगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए अपने गांव के सभी पेड़ों काउंट तो कर सकते हैं।
टाइम टेकिंग जॉब हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं सकते कि हम काउंट ही नहीं कर सकते, हमारी गिनती खत्म ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो ये फाइनाइट सेट है। इसी का अपोजिट इनफाइनाइट सेट, हिंदी अपरिमित समुच्चय। A set in which the process of counting of elements never comes to an end is called infinite set. तो जैसा आपको बताया कि कुछ ऐसे सेट्स भी हैं जिसको हम काउंट करना शुरू करें तो एंड आए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, x such that x रियल नंबर, अब x कैसा हो, रियल नंबर हो, and x is more than greater than 4 but less than 5, 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो आप तो छोटे क्लासों में 8, 9, 10 में कई बार लिख चुके हैं, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बिटवीन कितने रेशनल नंबर, कितने अनंत इरेशनल नंबर्स आपने लिखा है 8, 9 और छोटे क्लासों में। तो आप जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट होते हैं रियल नंबर, तो इसको हम कह नहीं सकते कितने, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हुआ। एक अगले पे आए, थोड़ा सा और आसान एग्जांपल। एक बी सेट ऐसा है जिसमें x एलिमेंट है और x कैसा एलिमेंट है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और वो 10 से ज्यादा है, नेचुरल नंबर है और 10 से बड़ा है। तो 10 से आगे लिखी जाएगी 11, 12 और आपकी काउंटिंग खत्म नहीं होगी। आप कहेंगे 1 करोड़, हम कहेंगे 1 करोड़ 1। तो इस तरह आप ये देखेंगे कि जो बी सेट हमने बताया ये एंड तक नहीं पहुंच पाता। आप कितना भी लिखे उसे एक ज्यादा लिखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे सेट जिनकी काउंटिंग ना खत्म हो इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। नेक्स्ट, कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट का मतलब है किसी फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स contained in a finite set A is called cardinal number of set A and denoted by NA. For example, मान लीजिए एक सेट A है और उसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 5। तो हम काउंट कर लेंगे एलिमेंट्स को 1, 2, 3। तो हम लिख सकते हैं NA is equal to 3। तो ये हुआ कॉर्डिनल नंबर। और अगला इक्वल सेट्स, हिंदी में समान समुच्चय। ऐसे दो सेट्स जिस दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हूबहू सेम हो, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में हो और बी के सारे ए में हो। यदि ऐसा कंडीशन बने कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे सेट बी में हो और बी के पूरे एलिमेंट्स हूबहू ए में हो, तो ऐसे दो सेट्स इक्वल सेट्स कहलाते हैं। हिंदी में उनको समान समुच्चय कहते हैं। एग्जांपल में देखें, एक सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 1, 2 and 3 और एक सेट बी है जिसमें लिखा है x such that x belongs to natural number and x is greater than or equal to 1, मतलब 1 से शुरू होगा and less than 4, it means 3 पर खत्म होगा। तो इसको भी यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे क्योंकि इक्वल टू 1 है, 2 लिखेंगे और 4 से चूंकि छोटा लिखना है इसलिए 3 लिखेंगे। तो आपने देखा ए के जितने नंबर हैं सब इसमें हैं, आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं होता है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1, 3, 2, 3, 1, 2, इससे कोई अंतर नहीं होता। उसके सभी एलिमेंट्स कैसे भी अरेंज हो, यदि ए के सभी बी में और बी के सभी ए में हो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता हो, तो ए और बी आपस में इक्वल सेट कहलाते हैं और उनको
इस तरह लिखा जाता A इक्वल टू बी। अब इसी से मिलता जुलता अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको परेशानी होती है समझने में, इक्विवेलेंट सेट्स। हिंदी में भी नाम मिलता जुलता है, समतुल्य समुच्चय। तो डिफरेंस समझें। अभी आपको हमने समझाया कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो और फिर सेट बी के सभी एलिमेंट ए में हो, ऐसा कंडीशन बनता हो तो इक्वल सेट्स है। लेकिन यदि केवल इतना ही हो कि सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, कोई भी हो, और सेट बी में भी 5 एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट कुछ भी हो, मतलब दोनों के कॉर्डिनल नंबर यदि सेम होते हैं तो ऐसे दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। डिफिनेशन में आ जाए, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent if n of A equal हो n of B के, और कॉर्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल टू कॉर्डिनल नंबर ऑफ B। उसको इस तरह दोनों तरफ एरो लगा के इसको हम इक्विवेलेंट का साइन, A इक्विवेलेंट टू B, B इक्विवेलेंट टू A। अब एग्जांपल से समझे, सेट A में 4 एलिमेंट्स हैं और ये देखिए ये प्राइम नंबर हमने लिखा 2, 3, 5 और 7, और यहां इवन नंबर लिखा है 2, 4, 6, 8। लेकिन चूंकि इसके 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, डिसजॉइंट सेट। ये ऐसे दो सेट्स हैं जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। ए में जो मेंबर है उसमें से एक भी एलिमेंट्स सेट बी में ना हो, या बी में जो एलिमेंट्स है उसमें से कोई भी एक एलिमेंट ए में ना हो, ऐसा कंडीशन बनता हो तो वैसे दोनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट सेट्स, असंबद्ध समुच्चय कहलाते हैं। डिफिनेशन, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। फॉर एग्जांपल, सेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में से होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, 1, 3, 5, 7 ऐसा होना चाहिए। सेट बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट एक्स इज इवन, अब ये इवन होना चाहिए। तो नेचुरल बात है, यदि आप ऑड लिखेंगे तो अलग होगा और इवन लिखेंगे तो सेट अलग हो जाएगा, उसमें से कोई कॉमन नहीं होगा, इसलिए दोनों सेट्स ए और बी कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही इंट्रोडक्शन ये आपको मिला सेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में, और अब आगे की बातें अगले वीडियो में।